नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। तो साल 2026 का स्वागत करने के लिए आप हैं तैयार, लेकिन साथ ही ये सवाल है कि 2026 रहेगा कैसा। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और अगर आप नौकरी नहीं करते तो फिर जहाँ से आपका पैसा आता है, मतलब आपके पापा हो या आपके भाई बहन हो, या फिर अगर आप दुकानदार हैं तो आपके ग्राहक हो, उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है अगले साल। मर्सर इंडिया का एक सर्वे आया है और वो सर्वे आपको दिखाते हैं। पहले 2026 में 9% इंक्रीमेंट का अनुमान है। इसे एक अच्छा इंक्रीमेंट आपको लगना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक एवरेज है। इसके ऊपर भी बैंड होगी और इसके नीचे भी। ऑटो और आईटी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। ऑटो और आईटी कंपनियों में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट होने की उम्मीद दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक। और 2025 में जो सैलरी बढ़ोतरी हुई थी वो हाई सिंगल डिजिट में हुई थी, मतलब 9% से कम ही। 5 से ऊपर हाई सिंगल डिजिट, तो 9% से कम ही थी। ये ग्लोबल लेवल पर भारत की अच्छी ग्रोथ का नतीजा है कि आपको 9% सैलरी ग्रोथ यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो समझ में आएगा कि मामला असल में है क्या। 2 से 4% का यूरोप, यूएस, जापान में, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ग्रोथ रेट इनके नीचे है। और भी बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ ये एक कारण नहीं है। और बहुत कंपेरेबल नहीं होता है मामला, मगर भारत में 9% होने वाला है। तो अब आप समझें कि किन क्षेत्रों में होगा। मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, हालांकि भारत में हम उम्मीद करें कि ये और भी बड़ा सेक्टर बने, लेकिन यहाँ 9.5%, आईटी में 9.5% और ऑटो सेक्टर में 9.5%। जीसीसीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये नए उभरते हुए सेक्टर की कहानी है, जहाँ पे सबसे जो ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोग हैं वो जाते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जीसीसीज बनाती हैं। तो यहाँ बता रहा है कि 9% ग्रोथ होगी, तो अच्छी ग्रोथ है यहाँ भी। तो ये एवरेज जो पैमाना है उस पर। अब सवाल ये है कि कैसे, किन आधार पर सैलरी इंक्रीमेंट होगी। ये सर्वे में भी आया और जनरली भी यही होता है। आपकी परफॉर्मेंस ये ज़रूरी है, साथ ही साथ आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तभी वो अच्छा इंक्रीमेंट दे पाएगी। महंगाई को ज़रूर फैक्टर इन करते हैं। जब भी इंक्रीमेंट की बात होती है तो लोग कहते हैं कि भाई 5% तो महंगाई में ही चला गया, 2% तो महंगाई में ही चला गया। तो उसको भी फैक्टर इन करती हैं कंपनियां जब इंक्रीमेंट की बात आती है। जॉब मार्केट का सिनारियो क्या है? अगर आपके लेवल के, आपके स्किल के वर्कर्स कंपनी को सस्ते में उपलब्ध हैं जॉब मार्केट में, तो जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट में कंपनी कमी करना चाहेगी। लेकिन अगर शॉर्टेज है और आप ऐसे अनोखे स्किल के साथ बैठे हैं तो जॉब मार्केट में आपकी स्थिति अच्छी होगी, तो आपको उसके हिसाब से भी आपका इंक्रीमेंट तय होगा। इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि कैसे सैलरी बढ़ेगी। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्लोबल हंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सुनील गोयल साहब हैं और प्रोटिविटी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित वडेरा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, बताइए आपको कैसा लगा ये सर्वे और कितना नज़दीक देख रहे हैं इसके आप इंडस्ट्री को? आई थिंक सर्वे एक रिफ्लेक्शन इकोनॉमी पे भी होता है, मतलब जॉब सर्वेज। आई थिंक अगर ये देखें तो इस बार क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इन्फ्लेशन लेड पे हाइक तो नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी और स्किल्ड लेड पे हाइक है। इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीपीआई इन्फ्लेशन इंडिया का 4 से 5% होगा, एंड सर्वे ये दर्शा रहा है कि ये 9% हाइक या 9-9.5% हाइक मिल सकती है। तो क्लियरली ये एक इन्फ्लेशन लेड हाइक तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब किस तरह की एक्सेस हो रही है। अगर आप सर्वे को ध्यान से देखें तो ओनली 1/3 ऑफ कंपनीज जो हैं वो बोल रही हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इंक्रीमेंट है ये एक कारपेट बॉम्बिंग नहीं है, बट एक सर्जिकल स्ट्राइक है, राइट। मतलब तो बेसिकली ये बहुत सर्जिकल होगा कि किस तरह के लोगों को हाइक मिल रही है। क्या ये
एक्सेस लोगों को मिल रही हैं या प्रिसाइज लोगों को मिल रही हैं। और यहाँ पे प्रिसाइज का मीनिंग है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोटिव है, उसमें ऑफ कोर्स एट द सेंटर इंडिया का जो इंटरनल ग्रोथ है उस पे ये बहुत फोकस है। और फिर वो मेक इन इंडिया हो या ईवी हो, ऑटोमेशन हो, सप्लाई चेन लोकलाइजेशन का जो मूवमेंट चल रहा है, उसके कारण अब ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ग्रोथ देखी जा रही है। आप अगर लास्ट 4-5 साल के आंकड़े देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह का इंक्रीमेंट्स नहीं थे। इस बार वो एक पॉजिटिव तरीका है और ये सब बैक करता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है और सेंटर है विच इज ऑन द फोकस, राइट। सो आई थिंक उसके कारण एक बहुत ही पॉजिटिव इंक्रीमेंटल वो देख रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो हम जो दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं प्रोटिविटी एक रिस्क कंसल्टिंग फर्म है, हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के साथ काफ़ी काम करते हैं। तो जो रोल्स हैं, जो टेक्नो फंक्शनल रोल्स हम कहते हैं, जो डोमेन नॉलेज भी है और टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, टेक्नो फंक्शनल रोल्स है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो हाइब्रिड स्किल्स जो हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा रादर देन प्योर प्ले रोल बेस्ड जो होती थी, राइट। तो ठीक है। उस तरह के लोग जो स्किल बेस्ड फोकस कर रहे हैं, उनके लिए एक ज्यादा हाइब्रिड स्किल्स का फायदा होगा। और नेक्स्ट ईयर जो है हम ऐसा देख रहे हैं कि एडेप्टेबिलिटी जो लोग दिखा पाएंगे, मतलब स्पेशली जो मिड सेगमेंट के रिसोर्सेज है, ठीक जो है। एबिलिटी दिखा पाएंगे, उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, जो अपने आप को अपस्किल कर पा रहे हैं। ठीक है। सुनील जी, आप जो ये सर्वे देख रहे हैं, एक तो ये बताइए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम अगर बात करें, ये कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा है, एवरेज है या बुरा है? और क्या देख रहे हैं आप इस सर्वे में? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सर्वे है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही एक्साइटिंग है सारे लोगों के लिए। मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल या ये ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो शायद लिस्ट में बहुत नीचे होती थी। ऊपर शायद न्यू एज बिजनेसेस होते थे जो लीड करते थे। बट आज के डेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो जितनी भी बड़ी इकोनॉमी हुई है, अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म करता है तो इकोनॉमी सच में बड़ी हो जाती है। सर्विसेज का अपना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे यहाँ बहुत सर्विसेज का बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आया था लगभग लगभग 2000 के बाद हमारे यहाँ पे। और आईटी, ई कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज ने काफी बड़ा पाई लिया हुआ है हमारे मार्केट में। बट उसके साथ में अगर मैन्युफैक्चरिंग में ये इस तरह के अगर आंकड़े आते हैं कि जहाँ पे कि एक सच में अगर ग्राउंड लेवल पे ग्रोथ नहीं होगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वहाँ एक्सपेंशन नहीं हो रहे हैं, वहाँ अगर नई जॉब्स नहीं आ रहे हैं और जॉब में अगर प्रॉपर इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो एक इंडस्ट्री जो हम बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग, उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा इंकरेज करने वाले हैं, क्योंकि सर्विसेज ग्लोबल मार्केट से इंपैक्टेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग मेजरली लोकल मार्केट से इंपैक्टेड होता है। तो अगर हम लोकल इकोनॉमी की बात करें और आज के डेट में ये बोले कि एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद हम 7.5, 8, 8.25, 8.5% के अगर हम जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो क्या उस ग्रोथ का इम्पैक्ट हमारे यहाँ लोगों की सैलरी पे भी पड़ रहा है? क्या उनकी अर्निंग पे भी पड़ रहा है? क्या वहां पे जॉब्स भी आ रहे हैं? मुझे लगता है कि ये डेटा जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। आपके मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ऑटोमोबाइल तक लिमिटेड नहीं है, कोई भी इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग है, पेपर है, पल्प है, पावर है, एनर्जी है, जितने भी सेक्टर्स आते हैं जहाँ पे कि मैन पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का एक सेगमेंट है। तो वहां पे ये ग्रोथ सैलरी की आना मतलब कि वो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा करने की उम्मीद है, क्योंकि सैलरी कोई भी कंपनी तब देती है, हाइक अगर अच्छा हाइक देती है तो जब उनको ये लगता है कि अभी तो बिजनेस अच्छा है और आगे और भी अच्छा आएगा, तो वहां पे हाइक आती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक्साइटिंग नंबर है, क्योंकि देखिए जो सर्विसेज है वो तो कभी भी ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्ट होकर इंप्रूव कर लेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग नहीं इंप्रूव करता था, वो अपने आप को मिडल या नीचे ही पाता था अक्सर। तो आज के डेट में अगर ये लीड कर रहा है तो इसका मतलब हमारे यहाँ ग्राउंड पे वर्क हो रहा है। ये बात भी सही है कि कुछ कंपनीज देंगी, कुछ कंपनीज नहीं देंगी, बट साइन अच्छे हैं, सिग्नल्स अच्छे हैं। इस सिग्नल के साथ देखें तो मुझे लगता है कि जो इस इंडस्ट्री में जाने वाले लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में या इनमें जो काम करते थे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लोग होते थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, जितने भी लोग होते थे, प्रोक्योरमेंट, परचेज, फ्लोर मैनेजर, जितने भी होते थे,
उनको एक एक्साइटमेंट आएगा कि उनकी इंडस्ट्री में रियल ग्रोथ हो रही है, और जैसे जैसे ज़्यादा कंपनीज आती जाएंगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलते जाएंगे, ये सैलरीज और कॉम्पिटिटिव होंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एक दूसरी कंपनी से पोचिंग होंगे। तो जैसे आपने अलग अलग बताया कि रीजन्स क्या होते हैं, ग्रोथ के अलावा ये भी होती है कि जॉब मार्केट कैसी है। तो जब जॉब मार्केट इंप्रूव होगा तो इस सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि काफी और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, और शायद ये इसका डिजिट डबल डिजिट में आएगा और कुछ ना कुछ और भी होगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स हैं अगर हम देखें तो। और हम सबको खुश होना चाहिए इससे कि एक बहुत बड़ा सेक्टर और बहुत सारी लाइफें इससे इम्पैक्ट होने वाली है, नंबर में अगर आप देखें तो, जी जी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, से ठीक बात छोटे है। मिड बड़े खरीद। एवरेज जो आंकड़ा है उसको देख के तो खुश होना चाहिए, और असली खुशी तो तब मिलती है सुनील जी जब हाथ में वो लेटर आता है इंक्रीमेंट का। बहरहाल अमित जी, ये बताइए कि बड़ा ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ का समय रहा है पिछले 2-3 साल में, और उससे पहले कोविड का दौर था। अभी जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 9.5% का अगर इंक्रीमेंट देने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल होगा। कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती है कि इस साल क्या परफॉर्म किया, कंपनी ये भी देखती है कि आउटलुक आगे का क्या है। तो इस हिसाब से क्या मानना चाहिए, जॉब मार्केट आगे और अच्छा होने वाला है? सी आई थिंक ये लिंक्ड है, राइट। जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंटरनल ग्रोथ दिखाता है, राइट। अगर एज अ कंट्री हम इंटरनल कंजम्पशन की ग्रोथ के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, वो हमेशा से सस्टेनेबल है। आई थिंक एज अ कंट्री हम बहुत डिपेंडेंट थे ग्लोबल मार्केट के ऊपर, और मैन्युफैक्चरिंग एक रिलेटिवली छोटा पोर्शन था। हालांकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो उधर ज्यादा है, बट फिर भी एक रिलेटिवली छोटा था। तो अगर वो भी स्ट्रांग हो रहा है तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव साइन है विच विल हेल्प अस बैलेंस ये जो ग्लोबल सिनेरियो है, जहाँ पे आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, और इंडिया एक टैलेंट हब ग्लोबल बन गया है। तो हम जो भी ग्लोबल सिचुएशंस देख रहे हैं उसमें ये टेम्पररीली स्लो डाउन होता है कुछ एक दो क्वार्टर का, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है वो इंडिया में कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, और वो ग्रोथ हो रहा है। और ये अट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के पास वैसा टैलेंट अवेलेबल है, राइट। अब क्या वो उस स्केल का है जितना आईटी सर्विसेज कंपनीज का है, उतना स्केल नहीं होगा, बट फिर भी क्वालिटी जॉब्स जो हम बोलते हैं या स्पेशलाइज्ड जॉब्स जो हम बोलते हैं वो इंडिया में वो भी आ रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉम्बिनेशन देता है एट द ग्राउंड लेवल जॉब्स का और स्पेशलाइज्ड जॉब्स का, और जीसीजी जो है वो स्पेशलाइज्ड जॉब्स के ऊपर दे रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा संतुलन उस हिसाब से बनता दिख रहा है, जहां हम सेल्फ कंजम्पशन एज वेल एज ग्लोबल को सर्विस करने के लिए आई थिंक दोनों के लिए हम रेडी हैं। तो ये मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। अब आई थिंक जो चीज़ हमको देखनी है कि ये जो सैलरी ग्रोथ है, क्या ये जॉब ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं, क्योंकि सैलरी ग्रोथ जो है वो आप किस चीज के लिए कर रहे हो। एक आप करते हो कि आपको एक रिटेन करना है एग्जिस्टिंग टैलेंट को, ऑफ कोर्स आप अप्रिशिएट कर रहे हो उसके लास्ट ईयर का काम का, बट आपको उसको रिटेन भी करना है। आपको लग रहा है कि ये एम्प्लॉय जो है वो वैल्यू ऐड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में, राइट। तो एक रिटेंशन होता है। एट द सेम टाइम आप एक कैपेबिलिटी भी बना रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्पेसिफिक स्किल्स की। अब वो स्पेसिफिक स्किल्स जो है उसकी अगर शॉर्टेज कम हुई तो वो स्पेशलाइज्ड लोगों को ज्यादा हाइक भी मिल सकता है। बट रिलेटिवली अगर आप देखें, हमको ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि पहले क्वार्टर में कि ये सैलरी ग्रोथ जो है वो जॉब ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म होती है कि नहीं, क्योंकि जॉब ग्रोथ मींस एक्सपांशन इन अ बिग वे। मेरे को द ओनली डाउन साइड जो मेरे को ये रिपोर्ट में दिख रहा है, हम सबको पॉजिटिव है, ओनली डाउन साइड इज कि अभी 33% कंपनी ही बोल रही हैं कि वो एक एक्सपांशन देख रही है। अगर
अगले 2-3 महीनों में ये 30%, 50% होता है या बढ़ता है, तो आई थिंक देन इट्स मतलब वो चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, राइट? जी, जी। कि इंक्रीमेंट भी अच्छे हैं और जॉब मार्केट भी एक्सपांड हो रहा है। सही बात है आपकी। और भारत जैसे देश में जहां हम देख रहे हैं अगला 1-2 दशक भारत में बहुत तेज विकास का दशक होने वाला है, तो ये कई चीज़ों पर ये आधारित है, ये ऐसे हवा में बात नहीं है, लेकिन इसके संकेत मिलने चाहिए और कंपनियों को उस तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो पूरा ये जो विश्वास है वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए सुनील जी की बात बहुत सही थी और अमित जी ने भी सही इशारा किया कि देखना होगा, थोड़ा वॉच करें कि कैसे ये कन्वर्ट होता है आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में। बहरहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा जॉब मार्केट है इंडिया का, वो कैसे चेंज हो रहा है और कैसे चेंज हो रहा है उसको आप अगर देखना चाहेंगे तो जो 4 लेबर कोड्स हमारे अब जाके एक्टिवेट हुए हैं, एक्ट तो पहले ही बन गया था, तो उसमें भी आपको कुछ मिलेगी उसकी झलक, तस्वीर की कैसे चेंज हो रहा है सब कुछ। अड्डा में बात करें कि अगले साल किस तरीके की इंक्रीमेंट मिल सकती है नौकरी में। जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 9% ऑन एन एवरेज हर एक इंडस्ट्री में मिलेगा और 9% का मतलब ये है कि वो एवरेज है तो ऊपर नीचे भी होगा उसमें। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फीचर कर रहा है जहां 9.5%, यानी जो एवरेज है इन टोटल इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है एक तरीके से। मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, ऑटो, ये तमाम सेक्टर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है और जॉब मार्केट के लिहाज से इस खबर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील जी ये बताइए कि अब तो भारत में जॉब मार्केट भी चेंज हो रहा है, मतलब देख रहे हैं सरकार भी रेसिप्रोकेट कर रही है, जिस तरीके के लेबर कोड्स आए हैं उससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि कंपनियों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उस हिसाब से अब एम्प्लॉयज़ को जिनको काम करना है उनको भी अडॉप्ट करना होगा। गिग के इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, साथ ही हम देखते हैं आउटसोर्सिंग की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट के जॉब्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट के काम है, इसकी संभावना बढ़ेगी, छोटे कारोबार की संभावना बनेगी अगर जॉब आउटसोर्स होगा तो ये पूरा सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो रहा है? देखिए, अगर आप मेरे से मैं अगर बताऊं अपनी ऑब्जर्वेशंस तो हमारे यहाँ भी क्या है, हमारे देश में जॉब मार्केट काफी स्टेबल और काफी मेच्योर होता जा रहा है। जब मैं स्टेबल और मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो जिसमें हमारी डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री पे नहीं है। और कुछ कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होना, हमारी कंट्री में शायद अभी के टाइम में जितने उथल पुथल हुए, किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट लगा या टैरिफ आया या कुछ भी आया, उसने कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को और ज्यादा मेच्योर कर दिया। हम शायद और वाइड ओपन हो गए, हम लोकल मार्केट पे फोकस करना शुरू कर दिया और बहुत सारे ऐसे मार्केट थे जिसके तरफ कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया था, हम एक ही तरफ लगे हुए थे। तो उसके लिए हमारे वो मार्केट का साइज बढ़ गया, क्योंकि जहां पे भी डिसएग्रीमेंट है वो तो एग्रीमेंट में आएगा, बहुत जल्दी आएगा मुझे लग रहा है, और वो भी मार्केट रहेगा अपने आप में। बट उसके अलावा जो मार्केट का साइज बना है हमारे लिए ग्लोबल सिनेरियो में, एक वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो हमारे साइज को डबल करेगा। दूसरा हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उसको हम आज के डेट में लोकल मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विसेज या बहुत सारे हो। तो लोकल कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है हमारे यहाँ पे, तो एक उस पर डिपेंडेंसी आई है। मुझे लगता है कि इन सारी 4-5-6 चीजों को अगर हम देखें और फिर उसके बाद हमारे यहाँ रेगुलेशंस, फ्लेक्सिबिलिटीज, ईज ऑफ बिजनेस, उस पर जो एक लगातार काम होता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही हेल्दी साइन है बिजनेस के लिए, किसी भी मार्केट के लिए। और इसीलिए आप देखें कि दुनिया की इकोनॉमी हमारे आसपास भी नहीं ग्रो कर रही है जितनी हम बड़ी लार्ज इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा परसेंटेज है ग्रोथ, उस पर लोग डिबेट कर सकते हैं, वो एंडलेस डिबेट है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि साइन ऑफ सिग्नल, लाइक साइन ऑफ कहते हैं ना पॉजिटिविटी, वो है, बहुत ज्यादा है। तो अगर आज के डेट में हम देखें तो हमारे यहाँ जॉब्स स्टेबल है। अब लोगों को ये नहीं लगता है कि सिर्फ जॉब चेंज करके तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, लोगों को लगता है कि सेम कंपनी में भी काम करके आप अच्छा इंक्रीमेंट ले सकते हैं, परफॉर्मेंस बोनस ले सकते हैं और जॉब को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो शायद गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी सपोर्ट करती है, इंडस्ट्री भी आज के डेट में काम करना चाह रही है, एकेडमिया भी उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रही है स्किल गैप को खत्म करने के लिए, और हम अपने आप को एक बहुत ही फुल प्रूफ मार्केट बना रहे हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, जहां की अगर कोई एक मार्केट डाउन होता भी है तो हम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो शायद हमें लग रहा है कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जहां हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो अवसर है इसमें अभी थोड़ा समय है, जो अप्रेजल्स होंगे उसमें थोड़ा समय है, अर्ली से अर्ली मार्च में होंगे, लेकिन मार्च तक के परफॉर्मेंस को अप्रैल में भी लोग
करते हैं रिवाइज। बहरहाल अमित जी, ये बताइए कि अब जो भी समय बचा है उस समय में क्या हम कर सकते हैं अपनी पोजीशन, अपना इंक्रीमेंट सुधारने के लिए। कंपनियां तो अब जो सोच रही हैं वो सर्वे में आ गया, लेकिन एक एम्प्लॉय के पास क्या होता है जिससे वो अपने लिए बेहतर इंक्रीमेंट सिक्योर कर सकता है, थोड़ा बचे हुए समय में भी, और नहीं तो कम से कम अगले साल? मनोज जी, आई थिंक अभी तक जो पे हाइक्स होते हैं वो आपको एक रोल डिफाइन किया होता है। आप रोल जो कर रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस, आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उसके मद्देनजर होते हैं। आई थिंक जिस तरह से जो चेंजेस हुए हैं लास्ट 1-2 साल में, जिस तरह से AI हमारे लाइफ में आ गया है, एम्प्लॉयज को ये इंडिकेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर्स को कि दे आर रेडी टू अपस्किल देमसेल्व्स, दे आर लर्निंग, दे आर ग्रोइंग। तो रीस्किलिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस तो ध्यान दे ही रही हैं, बट इंडिविजुअल को प्रोएक्टिवली ये शो करना पड़ेगा कि दे आर एडेप्टेबल टू वेरियस चेंजेस। तो अगर आप अगला 3 महीना, मतलब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्लोबल फर्म्स में Jan to December होता है, तो वो ऑलरेडी एक अप्रेजल साइकिल में है। कुछ इंडियन फर्म्स में April to March होता है। तो उनको ये इंडिकेट करना है अपने एम्प्लॉयर्स को कि दे आर रेडी टू चेंज, दे आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स। सर्टिफिकेशन कोर्सेज साथ में करने हैं, ताकि आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह जा रहा है। आप वो जैसे बोलते हैं कि AI आपकी जॉब नहीं लेगा, पर AI जिसको चलाना आता है वो आपकी जॉब जरूर ले लेगा, राइट? तो सही बात आप है। लर्न करिए कि अपने आप को रेलेवेंट बनाइए। तो ये मास लेवल के लिए ग्रोथ नहीं है, ये सिलेक्टिव लोगों के लिए ग्रोथ है। वही टाइप के लोग, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी जो ग्रो कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं, जो ओपन माइंडेड है। तो उसके ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए। फोकस करना पड़ेगा। जी जी। हाइब्रिड वे ऑफ वर्किंग, जैसे हम मतलब वो बोलते हैं ना, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, उसी जी तरह जी से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप रोल बेस्ड नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड पे ज्यादा जी ध्यान। जी, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और एडाप्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि सिनारियो बदल रहा है, बहुत तेज़ी से सिनारियो बदल रहा है। और जब कोई चीज़ बदलती है तो उसको आप अच्छे और ख़राब में बांटने की बजाय उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं ये आपको देखना होगा। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको समझना होगा कि आपके एम्प्लॉयर को आप में ज़्यादा पोटेंशियल कैसे नज़र आए, आपकी एडाप्टेबिलिटी उनको कैसे समझ में आए। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।